दोस्तों नमस्कार। मैं अमूल आशुतोष। दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और कयासों का दौर शुरू हो गया है। इन्हीं सब के बीच हम लाए हैं एकदम सटीक विश्लेषण, जिसे देखकर आपको अपना ओपिनियन बनाने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार गत 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव का पोलिंग परसेंटेज करीब 60.5% रहा। इसे औसत दर्जे का मतदान ही कहा जा सकता है, क्योंकि 1998 में सबसे कम 49% वोटिंग हुई थी। वहीं 2015 के चुनाव में सबसे अधिक 67% से ज़्यादा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वोटिंग प्रतिशत के घटने बढ़ने से राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर भी असर स्वाभाविक है। हमने इस वीडियो में यही पता लगाने की कोशिश की है कि 1993 से 2020 तक के सभी चुनाव के ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज लिया तथा तीन प्रमुख दल बीजेपी, कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी को मिले मत प्रतिशत को लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टियों का मत प्रतिशत कुल डाले गए वोट से निकाला गया है। वहीं पोलिंग परसेंटेज यानी टोटल वोटिंग प्रतिशत कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं से लिया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि टोटल रजिस्टर्ड वोटर 2 लाख हैं और उनमें से 1 लाख मतदान करते हैं तो पोलिंग परसेंटेज होगा 50% तथा डाले गए 1 लाख वोटों में यदि किसी पार्टी को 60,000 वोट मिलते हैं तो पार्टी का मत प्रतिशत हुआ 60%। बीजेपी के चैलेंजर के तौर पर 1993 से 2008 तक कांग्रेस को ले लेते हैं तथा 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी को मान लेते हैं। वहीं 2013 के चुनाव में कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी को संयुक्त रूप से बीजेपी का प्रतिद्वंदी मान लेते हैं। कारण कांग्रेस से नाराज मतदाताओं ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, बल्कि नए दल आम आदमी पार्टी को वोट किया। उसे गैर बीजेपी वोट मानना ज्यादा समाचीनी है। बीजेपी को 1993 के चुनाव में ही सबसे अधिक करीब 43% मत मिले थे। 1998 से करीब 13% कम वोटिंग हुई। नतीजा बीजेपी का वोट शेयर 7% गिरकर 36% पर आ गया। नोट करने वाली बात यह है कि जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ा भी अगले चुनाव में, तब भी बीजेपी के वोट शेयर में कोई खास बढ़ती या कमती नजर नहीं आती। हालांकि 2020 के चुनाव में करीब 40.5% वोट मिले बीजेपी को, लेकिन इस छोटी सी बढ़त का प्रमुख कारण कांग्रेस का डिसमिसल शो भी माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पोलिंग परसेंटेज 1998 में कम होने से कांग्रेस को भारी फायदा हुआ। 2003 में जब पोलिंग परसेंटेज में सुधार हुआ तब भी कांग्रेस का मत प्रतिशत करीब करीब सेम रहा। 2008 में कांग्रेस का वोट शेयर गिरा भी तो बीएसपी को फायदा हुआ। 2013 में कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो वही ट्रांजेक्टरी बनाता है जो 2015-2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले प्रदर्शन करती है। 2020 के चुनाव में ही बीजेपी तथा आम आदमी पार्टी के बीच 13% वोटों का अंतर है। ये सारा डाटा देखने के बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो गले से नीचे नहीं उतरते। एग्जिट पोल के नतीजों को हिस्टोरिकल डाटा के आलोक में कसौटी में कसा जाना चाहिए। कुछ बिंदुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। पहला, कोई विशेष सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखती और इस बात की तस्दीक पोलिंग परसेंटेज भी करते हैं जो कि 2020 से कम है। अगर थोड़ी बहुत है तो वो दोनों के लिए है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पिछले 10-11 साल से सत्ता में है, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। अगर इनकम्बेंसी फैक्टर होगा भी कुछ सीटों में तो उसमें कांग्रेस को फायदा हो सकता है। दूसरा, ज्यादातर मौके में 45% या उससे अधिक वोट शेयर वाली पार्टी सरकार बनाती आई है। इसका सीधा अर्थ है दिल्ली में वोटों का बंटवारा नहीं होता। बीजेपी आज भी इस जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई है। इन फैक्टर्स के होते हुए बीजेपी कैसे 13% मतों के बड़े अंतर को पाट पाएगी। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा भी ठीक रहा तो बीजेपी को अपना 2020 का वोट शेयर बचाना चुनौती हो सकता है। इन नंबर्स और एनालिसिस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।